वेल ये बाघ इस इलाके में अचानक प्रकट हो गया। किसी को नहीं पता था कि वह कहां से आया था। जल्द ही ये बात पूरे इलाके में फैल गया कि एक आदमखोर बाघ घाटी में प्रवेश कर गया है। इसके बाद उस बाघ के द्वारा हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया, जो तीनों घाटियों तक फैल चुका था, जहां उसने लगभग 6 महीने के अंतराल में कुल मिलाकर 7 लोगों को मार डाला और पूरी तरह खा लिया। पिछले एपिसोड में आपने देखा मेरे द्वारा लगाए गए चारे को टाइगर ने मार डाला और उसे घसीटकर जंगल की तरफ ले गया और उसी निशान को फॉलो करते हुए मैं जंगल जा पहुंचा, जहां झाड़ियों में चमाला घाटी का आदमखोर शिकार को अपने कब्जे में लिए बैठा हुआ था। मैंने बाघ को देखने के लिए पेड़ पर जा चढ़ा और इंतजार करने लगा। तभी एक गरीब लंगूर ने आवाज दी, जिसे फॉलो किया उसके ही कबीले के दूसरे लंगूरों ने। मैं समझ गया था बाघ अब झाड़ियों से निकल चुका है। ऐसे में जंगल के ये वॉचमैन यानी लंगूरों ने उसे देख लिया था। वेल, वो लोग जिन्होंने पिछले हंटिंग स्टोरीज के वीडियोस देखे हैं या भारतीय जंगल को समझते हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि लंगूर कितने चालाक होते हैं और टाइगर या फिर पैंथर को स्पॉट करने में कितने मददगार साबित होते हैं। वे जो नहीं जानते हैं उन्हें यह जानने में दिलचस्पी होगी कि ये पेड़ पर रहने वाले ग्रे स्किन कोट, काले चेहरे और घनी लंबी पूंछ वाले जानवर होते हैं, जो पूरी तरह से जंगली फलों पर निर्भर होते हैं। खास करके फल, पत्ते और कभी कभार लार्वा और कैटरपिलर भी इनके मेन्यू में शामिल होता है। सच कहो तो लंगूर का मांस बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। ऐसे में एक टाइगर और पैंथर के फेवरेट डिश में से यह एक है। कुछ जंगली कबीले भी इन लंगूरों को मारकर खा जाते हैं और यही वजह है कि इन लंगूरों ने खुद को वॉचमैन की तरह अडेप्ट कर लिया है। ऐसे में जब भी वे किसी खतरे को देखते हैं तब अलार्म कॉल देना शुरू कर देते हैं, जिससे झुंड के बाकी सदस्य सावधान हो जाते हैं और पेड़ की ऊंची शाखाओं में जाकर शरण ले लेते हैं। पर अफसोस, इन चतुर लंगूरों की सारी बुद्धिमत्ता के बावजूद बाघ और पैंथर ने भी इन बंदरों की चतुराई पर काबू पाने के लिए एक शानदार तकनीक विकसित कर ली है, क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए शिकार तो करना होगा। जब वे लंगूर की आवाज सुनते हैं, ऐसे में ये बाघ और पैंथर समझ जाते हैं कि जंगल के इन पहरेदारों ने उन्हें देख लिया है और वह भागकर सबसे ऊंचे पेड़ों पर चले जाएंगे। इसलिए बाघ अपनी रणनीति बदलते हैं और उस पेड़ का पता लगाते हैं जिस पर लंगूर बैठा होता है और रूह को झकझोर देने वाली दहाड़ के साथ उसकी ओर दौड़ते हैं और पेड़ पर चढ़ने के लिए छलांग लगाते हैं। ऐसे हालात में सबसे ऊंची शाखाओं पर बैठे लंगूर अगर वही बैठे रहे तो काफी सुरक्षित रहेंगे, लेकिन भयानक दहाड़े और खौफजदा कर देने वाली आंखों के साथ बाघ उनकी ओर बढ़ता है, जिससे ये लंगूर कई बार डर जाते हैं और परेशान होकर दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने की कोशिश में कई बार जमीन पर गिर जाते हैं और ये बाघ या फिर पैंथर का आसान शिकार बन जाता है। वेल दोस्तों, ऐसा लग रहा है मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ और मुझे उस पर वापस लौटना चाहिए। खैर, जो लंगूर अलार्म कॉल दिया था उसकी आवाज सुनकर मैं पेड़ से नीचे उतरते हुए अपनी राइफल के साथ तिरछे ढंग से उस स्थान की ओर आगे बढ़ा जहां से लंगूर अपनी चेतावनी दे रहा था। यह जानते हुए कि बाघ ने अच्छी तरह से खाना खाया है, मैंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि वह इस अवसर पर बंदरों से छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा। लेकिन जब लंगूर ने देखा तो वह बाघ एक तालाब की ओर जा रहा था। वेल, बता दूं कि इस क्षेत्र में स्पेयर ग्रास और व्हाइट एबिट थॉर्न प्रचुर मात्रा में उगता था। लगभग थोड़ी दूर बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हुए जैसे ही लंगूर ने मुझे देखा, उसी क्षण मेरी नजर जंगली कपास के पेड़ की सबसे ऊंची शाखा में बैठे लंगूर पर पड़ी। अब उसके देखने के लिए 2 संभावित दुश्मन थे और मुझे पता था कि अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मैं यह देखकर बाघ के ठिकाने का अंदाजा लगा लूंगा कि लंगूर किस दिशा में देख रहा है। ऐसे में मैं पीठ के सहारे घास से सटकर बैठ गया। चौकीदार ने
कुछ सेकंड के लिए मेरी दिशा में देखा, फिर अपनी बाईं ओर देखा, फिर वापस मेरी ओर देखा, फिर वापस बाईं ओर देखा, लेकिन इस दौरान भी वह अपना अलार्म कॉल दे ही रहा था। इन नजरों से मुझे पता चल गया कि वो मुझे और बाघ दोनों को देख रहा है, और मुझे लगा कि बाघ मुझसे कम से कम 100 गज की दूरी पर है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और झुककर जितनी तेजी से संभव हो सके उस दिशा में आगे बढ़ा जिस दिशा में मैंने सोचा था कि बाघ होगा। पहले से ही अलार्म कॉल दे रहा लंगूर समझ नहीं पा रहा था कि मैं बाघ पर हमला करना चाहता हूँ या उसके कबीले पर। ऐसे हालात में उसकी अलार्म कॉल दोगुनी हो गई। एक तथ्य जिसने मुझे चिंतित करना शुरू कर दिया वो ये कि मुझे पता था कि बाघ भी लंगूर के अलार्म कॉल को सुन रहा था, और इस बढ़ी हुई एक्साइटमेंट से बाघ समझ गया था कि कोई है जो इन पहरेदारों के लिए खतरा है, या हो सकता है कि उसके लिए खतरा है। वेल, मैं सही सोच रहा था। मैंने तेजी से 100 गज की दूरी को तय किया और 25 गज की दूरी में मैंने सोचा अब मैं बाघ के काफी करीब पहुंच गया हूं और अब मेरी सावधानी दोगुनी करने का समय आ गया था। क्षण भर के लिए मैंने पहरेदार लंगूर की ओर देखा। वह मेरी ओर ध्यान से देख रहा था क्योंकि बाघ और मैं दोनों अब उसकी दृष्टि के एक ही क्षेत्र में थे। फिर बड़ी सावधानी से मैंने अपने सामने और दोनों तरफ के डायरेक्शन को ध्यान से देखा और आसपास को सुना। इसमें कांटेदार झाड़ियों के सामान्य झुरमुट शामिल थे जो लगभग 4 फीट ऊंचे स्पेयर ग्रास के छोटे छोटे घास के मैदानों से घिरे हुए थे। मैं आसपास का मुआयना कर ही रहा था कि तभी मेरे बाएं ओर 60 गज की दूरी पर घास हिलते हुए महसूस हुआ। बेहतर दृश्य पाने के लिए मैंने खुद को ऊपर उठाया, तभी बाघ ने मुझे देख लिया। एक धीमे गुर्राहट के बाद 2 छलांग लगाई और वह घने जंगल में गायब हो गया। मुझे पता था कि अब उसका पीछा करना व्यर्थ और खतरनाक दोनों था। मैंने उसे मेरी मौजूदगी और इस तथ्य से अवगत कराया कि उसका पीछा किया जा रहा था। वेल, टाइगर द्वारा एक सरप्राइज अटैक ना हो इसलिए सावधानी से अपने पिछले हिस्से की रक्षा करते हुए मैं झाड़ियों की ओर वापस चला गया, जहां मुझे पता था कि मेरे द्वारा लगाए चारे की लाश पड़ी होगी और मुझे जल्द ही वह मिल गया। बछड़ा आधा खाया जा चुका था और अब गिद्धों ने उसे घेरे हुए था। ऐसे हालात में मुझे जल्द ही निर्णय लेना था। हालांकि कुछ देर पहले बाघ ने मुझे उसका पीछा करते हुए देख लिया था, फिर भी चांसेस थे कि वह अपने शिकार पर वापस लौटेगा। ऐसे सिचुएशन में मुझे जल्दी से कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा ताकि मैं बैठकर उसके आने का इंतजार कर सकूं। साथ ही मैं रात्रि जागरण के लिए प्रिपेयर होकर नहीं आया था और मेरे पास कोई टॉर्च, कंबल या भोजन नहीं था। अगर मैंने इंतजार करने का फैसला किया तो मुझे सुबह तक पेड़ पर ही रहना होगा, क्योंकि उस समय रातें अंधेरी थी और चांद नहीं था। घने काले जंगल से निपटना और फूली बोनों में अपनी कार तक लौटना शायद ही संभव होगा, सिवाय इस तथ्य के कि मैं पूरी तरह से उस आदमखोर की दया पर निर्भर रहूंगा। अगर मैं रुका रहता तो ढलान से नीचे आने वाली कड़कड़ाती ठंडी हवा में मुझे अत्यधिक परेशानी वाली रात का सामना करना पड़ता, जिससे मैं खुद को बचा नहीं पाता। मैंने आवश्यक चीजें लेने के लिए कार में वापस जाने के बारे में सोचा। हर एक रास्ते की दूरी लगभग 4 मील थी और मुझे डर था कि बाघ मेरे एब्सेंस में वापस आ सकता है और शिकार को पूरी तरह से खा सकता है। आखिरकार मैंने रात में होने वाली असुविधा के बारे में सोचना बंद किया और अपने मन में बसे डर को बाहर निकाला और एक आम के पेड़ पर चढ़ते हुए मैंने अपने आप को स्थापित कर लिया, जहां मैं एक ब्रांच के खिलाफ अपनी पीठ के बल आराम से बैठने में सक्षम था। फिर मैं भारतीय अंदाज में पालथी मारकर बैठ गया और राइफल को खड़ी करके बाघ के आने का इंतजार करने लगा। इस हालात में मुझे अपने बाईं ओर पड़े बछड़े की लाश को देखने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वह प्राज जिस पर मेरी पीठ टिकी हुई थी, इसने पीछे के किसी भी दृश्य को रोक दिया। वह आप लोग को बता दूं कि मैं जमीन से लगभग 15 फीट की ऊंचाई पर बैठा हुआ था और बाघ के छलांग से सुरक्षित था और मुझ तक पहुंचने के लिए उसे पेड़ के पहले क्रॉच से गुजरना होगा, जहां वो लगभग बिल्कुल मेरे निशाने पर होगा। समय दोपहर 12:50 हुए थे
और मुझे लगा कि आज की रात एक शिकारी के रूप में मेरे पूरे करियर की सबसे ठंडी और सबसे असहनीय रात जागरण में से एक बन जाएगी। शाम 6:30 बजे तक का समय बीत गया जब जंगल के पक्षी घोंसले में चले गए और लंगूर बहुत पहले ही अपने दो दुश्मनों बाघ और मनुष्य की उपस्थिति से दूर चले गए थे। मैं अकेला था, सिवाय कभी कभार एक नाइट जार के जो मेरे पेड़ के चारों ओर चहचहाता हुआ उड़ता रहता था। शाम 6:45 हो चुके थे और यहाँ लगभग अंधेरा होने लगा था। नाइट जार अब मेरे नीचे बैठ गया था और अपनी आवाज निकालनी शुरू कर दी थी। उस वक्त मुझे एक अजीब सा अनुभव हुआ जो कभी कभी लेकिन बहुत ही कम भारतीय जंगलों में घूमने वाले किसी भी व्यक्ति को होता है। मुझे जंगल के लोगों द्वारा कहानी सुनाई गई थी और मैंने ये पढ़ा भी था कि बाघ केवल बहुत ही विशेष इलाकों में सांभर डियर की आवाज निकालते हैं और उनकी नकल करते हैं। ऐसा करके उसी प्रजाति के अन्य जानवरों को वह लुभाने की कोशिश करता है। मैंने कभी भी इस कहानी पर खास ध्यान नहीं दिया था और खुद से कभी इसका अनुभव नहीं किया था। उस शाम ढलते सूरज के साथ झाड़ियों के बीच से एक सांभर डियर की आवाज अचानक सुनाई दी और उस ब्रांच के बीच अभी भी दिखाई दे रही जगह में जिस पर मेरी राइफल मेरे सामने टिकी हुई थी उसके दाहिनी ओर हलचल महसूस हुई। तभी झाड़ियों के बीच से एक बाघ बाहर निकला। अब उस घने जंगल में बाघ के साथ या ठीक सामने कोई सांभर डियर नहीं हो सकता था, क्योंकि जब वह मौके से भाग रहा था तो मैं उसके पंजों के आवाज को नहीं भूल सकता था। कोई भी सांभर वहां खड़ा नहीं होता और बाघ को व्यवहारिक रूप से उसे छूने की अनुमति नहीं देता। उस एक आवाज के अलावा कोई अन्य आवाज नहीं थी। जब जैसा कि मैंने कहा बाघ ने खुले में कदम रखा और इसमें कोई संदेह नहीं था कि बाघ ने आवाज निकाली थी। उसने ऐसा क्यों किया यह एक रहस्य है। वेल दोस्तों, मैं यह आप पर छोड़ता हूं। अगर आपको मालूम है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। सच कहूं तो मेरे हिसाब से वो शिकार नहीं कर रहा था। उस सुबह उसने अच्छी तरह से खाना खाया था और अब दूसरे भोजन की ओर लौट रहा था, इसलिए उसके मन में सांभर की आवाज की नकल करके उसे धोखा देने का कोई विचार नहीं आया होगा। मैं केवल यह बता सकता हूं कि वास्तव में क्या हुआ था और मैंने क्या अनुभव किया था, और बिना किसी डाउट के यह फैक्ट था कि जब बाघ बाहर निकला तो उस घने जंगल में कोई भी सांभर डियर नहीं था। एनीवे, बाकी सब आपके अनुमान और निष्कर्ष पर छोड़ता हूं। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या वजह रही होगी। वेल, अपने कानों से सुनने के बाद मेरे पास बाघ की इस आवाज की नकल करने की क्षमता के बारे में पढ़ी और सुनी गई पुरानी कहानियों पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जल्द ही वो बाघ मरे हुए बछड़े के पास चला गया। मैं राइफल के साथ पोजीशन ले ही रहा था कि मेरे सामने वाली शाखा की वजह से टाइगर नजर आना बंद हो गया। बहरहाल वो बाएं ओर से दोबारा आया और आधे खाए बछड़े की गर्दन को दबोच लिया। ऐसे में मौका देकर मैंने गोली चला दी जो उसके बाएं कंधे पर जाकर लगी और वह छटपटाने लगा। तभी मैंने दूसरी गोली मारी जो उसे सीधे गर्दन में जाकर लगी और वह वही ढेर हो गया। बाघ के मारे जाने के कारण अब मुझे लगा कि कार तक चलना मेरे लिए सुरक्षित है, बशर्ते कि मैं अंधेरे में अपना रास्ता खोज सकूं। सभी कठिनाइयों के बावजूद मुझे लगा कि ठंड और खाली पेट, तंग और कांपते हुए पूरी रात पेड़ पर बैठे रहने से बेहतर है कार तक चले जाना। अपना मन बनाते हुए मैं बाघ के करीब आए बिना पेड़ से नीचे उतर गया और पूरी तरह अंधेरा होने से पहले कल्याणी रिवर बेड को खोजने के लिए जल्दी से निकल गया, जिसके सहारे मुझे पुलिबोनो और कार तक पहुंचने में आसानी होगी। हालांकि नदी के रास्ते से रास्ता 6 मील का हो जाएगा, लेकिन जंगल में ठंडी हवा में रात बिताने से तो ये बेहतर है। अंधेरे में कल्याणी रिवर बेड में पड़े पत्थर पर चलना काफी मुश्किल काम था। शायद एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने में एक पैर टूटने का खतरा था, लेकिन फिर भी मैं बढ़ता रहा और 2 मौकों पर अपनी कीमती राइफल को चट्टानों से टकराने से बचाने के चक्कर में मैं गिर भी गया। इस सफर में काफी कंसंट्रेशन की आवश्यकता थी और रात 11:10 पर मैं कार के पास था और यहां तक पहुंचने में मुझे 4 घंटे लगे। वेल, आप सोच रहे होंगे नागापटला वापस जाते समय मैं आदमखोर को मारने के लिए खुद को बधाई दे रहा था।
लेकिन असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि पिछले कई परिस्थितियों ने मुझे इस बात को लेकर बेचैन कर दिया था कि मैंने वाकई आदमखोर बाघ को मारा भी है या नहीं। इसके पीछे की वजह है, सबसे पहले बाघ ने एक भैंस के चारे को मार डाला था। दूसरा, जब मुझे पता चला तो वह उस चारे के पास था और फिर लापरवाही से पीछे हट गया। तीसरा, मेरी मौजूदगी का पता चलने के बाद वह भाग गया। अगर आदमखोर होता तो मुझ पर हमला करता। चौथा यह कि वह मारे गए भैंस को खाने के लिए वापस लौट आया था, यह जानते हुए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। बहरहाल कोई आदमखोर ऐसा कभी नहीं करेगा। और तो और आखिरकार इसने सांभर की आवाज बारीकी से निकाली थी, जो दूसरे हिरण के लिए था, क्योंकि मैन ईटर होता तो वो हिरण की आवाज क्यों निकालता। ये सभी फैक्ट्स यकीनन एक आदमखोर बाघ की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे, बल्कि एक साधारण बाघ की तरफ कर रहे थे। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोच रहा था, मुझे उतना ही संदेह हो रहा था कि मैंने आदमखोर को गोली मार दी है या नहीं। वेल, सच कहूं तो जब मैं अंधेरे में कल्याणी नदी के किनारे अपने संघर्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तब आदमखोर मुझ पर हमला कर सकता था, क्योंकि असल में मैंने उस आदमखोर को मारा ही नहीं था और वह जंगल में खुले आम घूम रहा था। साल 1940 में रूस ने सेना के साथ मिलकर 5 कैदियों पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट किया था। उन्हें 30 दिन बिना सोए एक कमरे में रखा था। उसके बाद उन्हें रिहाई दी जानी थी, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक साबित हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह आखिर क्या था यह एक्सपेरिमेंट, और क्यों यह इतना खतरनाक रूप ले लिया, और क्यों इसे दुनिया से छुपाया गया, जानेंगे आज के इस शानदार वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा।